हेलो दोस्तों। एक ही क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी पॉलिटी के सीरीज़ में आज हम क्लास 7 का चैप्टर 1 करेंगे, जो है समानता, इक्वालिटी। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमें नोट्स ना बनाने पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। यदि आपने क्लास 6 के लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर देख लें। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड्स आपको तुरंत मिल सकें। इस चैप्टर में बेसिकली 7th क्लास का ये एनसीईआरटी है पॉलिटी का। इसमें हम लोग समझेंगे कि समानता क्या होती है और भारतीय जो लोकतंत्र है उसमें समानता है या नहीं है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जिनको लागू करके समानता को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, और शासन जो है कैसे समानता को लागू करता है, और अन्य देश जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें समानता से रिलेटेड मुद्दे क्या हैं, उनको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इक्वालिटी है क्या। ठीक है, तो अगर हम सेक्स के आधार पर देखते हैं कि एक ये मेल है और एक ये फीमेल है और एक ये ट्रांसजेंडर है। ठीक है, तो इन तीनों के प्रति जो हम लोगों का जो व्यवहार रहेगा, महिला के प्रति और पुरुष के प्रति, और एक ट्रांसजेंडर जिसमें किन्नर और एलजीबीटीक्यू के जो लोग आते हैं वो सब ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर जो होता है उसमें आते हैं। तो इन तीनों के प्रति जो हमारा व्यवहार होगा उसमें अगर समानता देखी जाए और इन तीनों लोगों को इनके लिंग के आधार पर हर जगह समान वैल्यू मिले। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि मुंबई में जो हाजी अली मस्जिद है, ठीक है, उसमें प्रवेश के लिए महिलाओं को रोका गया था। और आपने केरल में सबरीमाला मंदिर में देखा होगा, वहाँ पर प्रवेश के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे कि महिलाओं को अंदर प्रवेश ना दिया जाए, जो गर्भगृह है जहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से समानता का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, लेकिन एक्चुअली उसको लागू करने के लिए अभी बहुत दृष्टिकोण में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि धीरे धीरे करके आएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ादी के शुरुआत से ही जब हमारा संविधान बना तभी से ही भारतीय संविधान ने समानता के सिद्धांत को माना है। ठीक है, उसको मान्यता दी है। और उसमें उन्होंने ये माना है कि समान सभी व्यक्तियों को समान माना है, चाहे वो किसी भी लिंग के हों, पुरुष स्त्री या ट्रांसजेंडर, या किसी भी जाति धर्म शैक्षिक व आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों। ठीक है, जाति जैसे निचली जाति या ऊपरी जाति जो है, ठीक है, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो धर्म है, शैक्षणिक बैकग्राउंड मतलब अगर अनपढ़ है या बहुत पढ़ा लिखा है तब भी, और आर्थिक रूप से या गरीब है या अमीर है तब भी उसको समान माना जाएगा। समान माना जाएगा मतलब कानून के समक्ष उसको एक ही माना जाएगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो हमारे देश का राष्ट्रपति हो चाहे हमारे घर पे काम करने वाली कोई बाई हो, वो सब सेम लेवल पे ही हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो हमें उस चीज़ का एहसास दिलाते हैं। जैसे हमारी नागरिकता है हर एक इंसान की, जो इंडिया का निवासी है, नागरिक है, उस सब की नागरिकता एक ही है, ऐसा कोई नहीं कि स्पेशल है। और वोट देने का अधिकार भी 18 ईयर्स से जो लोग ऊपर हैं उन सबको एक ही अधिकार है, चाहे वो गरीब इंसान हो चाहे वो अंबानी जी हो। ठीक है, तो वो हमें एक एहसास दिलाता है कि हम लोग समान हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी असमानता का व्यवहार लोगों के साथ अभी भी किया जाता है। पहले आज़ादी के पहले क्या था कि भेदभाव और दुर्व्यवहार के लिए, दुर्व्यवहार जो होता था लोगों के लिए, उसमें कानूनों की ऐसे कानून नहीं थे जो लोगों को सम्मान और समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मदद करें। लेकिन आज ऐसा है कि वो कानून है, लेकिन सिर्फ कानून बना देने से अगर हम ये माने कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो उसके लिए बहुत अभी चीज़ें कमी है, क्योंकि लोगों के एथिकल जो उनके थॉट है, उनका जो दृष्टिकोण है, उसको बदलने में टाइम लगेगा। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सा जगह ऐसा है इंडिया में जहाँ पे पोस्टर्स लगे होते हैं यहाँ थूकना मना है, लेकिन लोग वहीं पे थूकते हैं।
ठीक है, तो उनके अंदर ये जानना जरूर, मतलब ये एथिकल चीज़ें होनी चाहिए कि हमें ये फॉलो करना है। और वो धीरे धीरे उनके अंदर जो व्यक्तित्व है उसमें सुधार आएगा, तभी है सब संभव है। ठीक है। अब भारतीय संविधान में जो प्रावधान किए गए थे समानता को स्थापित करने के लिए, तो एक अध्याय जोड़ा गया था, अध्याय 3 जो है भारतीय संविधान का, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं। ठीक है। इन फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 14 से लेके 18, ये अनुच्छेद समानता के अधिकार को मेंशन करते हैं, उसमें है संविधान में। ठीक है। अब जैसे पहला इसका 14 वाला है, वो ये कहता है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे नहीं हो। ठीक है। और दूसरा ये है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है, उसके धर्म, उसकी जाति, उसका वंश, उसका जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव, या उसके लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो अगर राज्य करता है, तो राज्य के प्रति जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ताकि ये मांग करें कि हमारे साथ भेदभाव किया गया है, तो राज्य भी ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा, अगर लोग ऐसा करते हैं तो लोगों के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे अस्पृश्यता का कानून बनाया गया है। ठीक है। SC/ST का एक्ट का कानून बनाया गया है, जो ये प्रावधान करते हैं कि लोगों के प्रति भेदभाव ना किया जाए। ठीक है। तीसरा है कि जैसे हर व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जैसे खेल के मैदान हो गए, होटल हो गए, दुकानें हो गए, बाजार है, ये सारे सार्वजनिक स्थान माने जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर लोगों को जाना, लोगों को कोई रोक नहीं सकता कि हाँ आप नहीं जा सकते क्योंकि आप निचली जाति के हैं, या आप आ, गरीब हैं तो आप वहाँ नहीं जा सकते। तो ऐसा अगर रोकते हैं तो वो असमानता का व्यवहार माना जाता है। ठीक है। और जैसे जो सार्वजनिक कुएं हैं, सड़क हैं, जो नहाने के घाट हैं, उनमें भी सभी को जाने का पूरा अधिकार है। ठीक। और ये आर्टिकल 17 का प्रावधान इसमें किया गया कि अस्पृश्यता, जो अनटचेबिलिटी होता है, उसको एलिमिनेशन के लिए एक एक्ट भी आया था 1976 में। तो इस एक्ट के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त करने का, उन्मूलन करने का एक्ट आया था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 17 में है। ठीक है। तो जो हमारी पुरानी जाति को लेके है, ताकि निचली जाति के कुछ लोगों को अछूत माना जाता था कि उनको छुएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस तरह की जो मान्यताएं थी उनको समाप्त करने के लिए ये कानून लाया गया था। ठीक है। अब शासन जो है संविधान द्वारा जो मान्य किए गए हैं, ये इनको लागू करने के लिए क्या करता है, तो सबसे पहला तो मैंने बोला कि कानून लागू करते हैं। तो कानून जैसे इसमें अस्पृश्यता के लिए, एलिमिनेशन के लिए जो कानून लाया गया। दूसरा क्या करती है सरकार, सरकार योजना और कार्यक्रमों के द्वारा जो सुविधाहीन समाज हैं, ठीक है, जो समाज के निचले तबके हैं, वंचित जो समाज है, उनके लिए जो योजना लागू करती है, उनके लिए जो कार्यक्रम लागू करती है, उसकी मदद से वो समानता लाने की कोशिश करती है। जैसे कि भारतीय संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया है, जो शैक्षणिक और जो आर्थिक आर्थिक तो अभी EWS का एक प्रावधान आया है जो जनरल के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है, सामान्य जो है। बाकी जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की वजह से जो लोग अवसर की समानता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था, शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन के लिए और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए उनको प्रावधान किया गया। तो ये वो योजनाएं हैं, ये जो कार्यक्रम हैं, इनके द्वारा उनको समानता का अवसर दिया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत सालों से उनको उनकी जो समानता है, उनका हक उनको मिला नहीं। ठीक है, उनके साथ भेदभाव किया गया। तो इसको समाप्त करने के लिए सरकार इस तरह से प्रावधान करती है, एक तो कानून बनाकर करती है, दूसरी योजनाओं को चलाकर ऐसा करती है। ठीक है। अब एक इसमें सरकार के द्वारा जो एक कदम उठाया गया था समानता को पूरा करने के लिए, उसमें एक समानता को लागू करने के लिए उसमें एक मिड डे मील की व्यवस्था थी। इसके कई टारगेट्स थे। ठीक है। तो मिड डे मील बेसिकली क्या है कि जो सभी जो सरकारी प्राथमिक स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, उसमें बच्चों को दोपहर का भोजन जो है स्कूल द्वारा दिया जाता है।
ठीक है। तो स्कूल द्वारा ये भोजन दिया जाता है। सबसे पहले क्या हुआ, तमिलनाडु ने इसको लागू किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में सभी राज्यों को लागू करने का निर्देश दिया था कि 6 महीने के अंदर आप अपने राज्य के स्कूलों में उसको लागू करिए, सरकारी स्कूलों में। ठीक है। तो इसके बहुत सारे जो उसके पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले। सबसे पहले इसका रिजल्ट क्या मिला कि दोपहर का जो भोजन मिलता था उससे क्या होता था कि बच्चे क्या हो गए, जो गरीब बच्चे हैं वो, उनका प्रवेश की स्कूल में संख्या बढ़ गई, क्योंकि वो खाना उनको मिल रहा है। तो एक खाना उनको जो नहीं मिल पाता था, एक खाना खाने के लिए उनके अटेंडेंस में वृद्धि हो गई। ठीक है, वो स्कूल जाने लगे नियमित रूप से। ठीक है। और पहले जो बच्चे अपने घर जाते थे खाना खाने के लिए, तो वहीं रह जाते थे, वापस आते ही नहीं थे स्कूल। तो उनके अटेंडेंस से बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। दूसरा, जैसे कुछ माताएं हैं जो मजदूरी वगैरह का काम करती हैं, तो बीच में अपना काम छोड़कर दोपहर में अपने घर जाती हैं, बच्चों को खाना बनाती हैं और खिलाती हैं। तो इससे उनका जो काम है वो बीच में बाधित होता है, तो अब उनको जाना नहीं पड़ता है। और इससे एक जो सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ उसका ये था कि जैसे स्कूल में विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न जाति के बच्चे हैं, विभिन्न धर्म के बच्चे हैं। तो उनके उनके जैसे मान लो कि एक ही टाट पट्टी में उन लोगों को बैठा दिया गया, इसमें यहाँ सब लोग ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं। तो उनके मन में एक समानता का व्यवहार, जो उनके मन में एक समानता की जो बीज होता है, समानता का बीज उनके मन में पनपता है बचपन से ही। वो देखते हैं कि हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हम भी निचली जाति या उचली ऊंची जाति का जो स्तर है, जो भेदभाव है, उस तरह की भावनाएं उनके मन में खत्म हो जाती है। ठीक है। तो जातिगत जो पूर्वाग्रह है कि कोई जाति निचली है, उसको छूने से हम अछूत हो जाएंगे, मतलब हमें हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस तरह की चीज़ों पे उनका विश्वास कम होने लगता है। ठीक है। क्योंकि सभी जाति के लोग एक साथ एक स्थान पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि जो भोजन बनाने वाली महिलाएं हैं वो निचली या दलित महिला भी हैं जो खाना बनाने का काम करती हैं। जैसे बिहार में एक केस हुआ था, आपने सुना होगा कि राहुल कुमार नाम से एक आईएएस थे पूर्णिया के। तो उनके डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल था, जो प्राइमरी स्कूल था, जिसमें जो खाना बनाने वाली महिला थी वो दलित थी और विधवा भी थी। ठीक है। तो उसने जो खाना बनाया था उसको बच्चों ने खाने से मना कर लिया, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे उन लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया। ठीक है। तो उसको समाप्त करने के लिए और एक समाज को एक मैसेज देने के लिए, उस पिछड़ी सोच को एक समाप्त करने के लिए, वहाँ के जो डीएम राहुल कुमार जी थे वो वहाँ पर गए और उन्होंने उन्हीं बच्चों के बीच में बैठकर उसी खाने को खाया जो उस दलित महिला ने, विधवा महिला ने बनाया था। इससे क्या हुआ कि अब जैसे हम लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस, ये जो पोस्ट होती है ये एक समाज को एक संदेश देती है कि हमको किस तरह से होना चाहिए, और समाज को दिशा देने का काम इनका बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इनके द्वारा किए गए जो कृत्य हैं, या हम लोग जो आगे बनेंगे और इस तरह का हम लोग कार्य करेंगे, तो उससे समाज में परिवर्तन आता है। तो उनके द्वारा किया गया ये कार्य समाज में चेंज लेके आया है, उन लोगों के मन में समानता की भावनाओं का विकास हुआ। ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें वहाँ पे चेंज हुई। अब क्या है कि अगर ये जो कार्यक्रम हमारे हैं, ये कार्यक्रम क्या बेसिकली अवसरों की समानता है, मतलब कि अवसरों की समानता। जैसे एक ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो इंसान जो आर्थिक रूप से परेशान है या तंगी है, वो कहीं से कोचिंग क्लासेस वगैरह नहीं ले सकता है, तो उसको भी अवसर समान करने के लिए उसका रिजर्वेशन थोड़ा दिया, क्योंकि उसको अपना जो घर का खाना जीवन यापन करने के लिए कमाना भी पड़ता है, अर्निंग भी करनी पड़ती है, और साथ ही साथ खुद पढ़ना भी पड़ता है। तो उसको एक रिजर्वेशन का जो प्रावधान दिया गया ताकि अवसरों की समानता सभी वर्ग को मिल सके, सभी एक ही लाइन पे आ सकें। तो लेकिन अभी भी उसमें बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे कि आपने सुना होगा कि रोहिणी आयोग का गठन किया गया है, जिसमें पहले ही गठन किया गया, उसकी अभी रिपोर्ट आई है, जिसमें ये था कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, ठीक है, जो 27% रिजर्वेशन है, उसमें भी कैटेगरी की जाए, क्योंकि उसमें कुछ जातियां ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा लाभ ले रही हैं, और कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको अभी भी इनका लाभ नहीं मिल पाया है। ठीक है। तो वहाँ पर भी असमानता है,
जिसको कम करने के लिए सरकार प्रावधान करती है और उसको देखती रहती है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करती रहती है। अब इसमें भी ऐसा है कि मिड डे मील मिलने से बच्चों की उपस्थिति तो बढ़ी, लेकिन अभी जैसे और भी स्कूल देखेंगे कि शहरी स्कूल जो हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी अमीर बच्चे और गरीब बच्चों में डिफरेंस होता है। ठीक है, समानता का व्यवहार उनके साथ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी भी हैं। तो इनको दूर करने के लिए जो दृष्टिकोण में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, और ये जो दृष्टिकोण है वो धीरे धीरे परिवर्तन आता है। ठीक है, लोग जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार जो है कानून के विरुद्ध है, उसके बाद भी वो जाति, धर्म या अपंगता, जैसे कोई विकलांग है उनके प्रति उनका जो, विकलांग को अभी नया वर्ड दिया गया है दिव्यांगजन। ठीक है, तो उनका, उनको इस तरह से अगर है वो, तो उनको उनको बुलाने का जो अलग अलग नाम है उस तरह से लोग बुलाते हैं, जो एक भेदभाव का कारण है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो जो बड़े लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, तो वेटर को कहीं मतलब हो सकता है ऊंची आवाज़ में बुलाएं या फिर उनको किसी इशारे से बुलाएं, तो उनको सम्मान देना अभी भी उनके अंदर नहीं है। उनको लगता है कि हमें खाना सर्व कर रहे हैं तो ये हमसे निचले ही दर्जे के हैं। भले ही आपको ये देखना चाहिए कि वो भी एक अपना काम कर रहा है, जिसकी उसकी भी एक गरिमा है। ठीक है, तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे अपने दृष्टिकोण में बदलाव लेके आएगी, जब लोगों को ये समझ में आने लगेगा कि कोई भी इंसान कमतर नहीं है। ठीक है, हर एक इंसान का काम सम्मानजनक है और उसको सम्मान मिलना ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे प्रावधान सरकार कर रही है, जैसे कि मैला उठाने वाला जो, उसके लिए जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए सरकार एक्ट लेके आई। तो ये सब चीज़ें सरकार उसके प्रावधान उसमें कर रही है ताकि समानता को लाया जा सके। और अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में उनको चेंजेस करने हैं पड़ेंगे, और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि हर एक इंसान सम्मान का अधिकारी है, हर एक इंसान का आत्मसम्मान है, उसको जीवन के उच्च आदर्शों को विकसित करने का पूरा हक है, और उसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। ठीक है, अब अन्य देशों में लोकतंत्र में क्या हाल रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही ऐसा रहा है। जो अपने आप को बहुत बड़ा लोकतंत्र बना मानते हैं, जो बहुत अपने पुराने, सबसे पुराने लोकतंत्र की बात करते हैं, हमारा अमेरिका जो है, तो उस वहाँ भी ऐसा था कि अफ्रीकन्स और अमेरिकन लोगों के बीच में भेदभाव हुए थे। ये वही अफ्रीकन्स लोग थे जो अफ्रीका से लाए गए थे वहाँ पर काम करने के लिए। तो उनके बीच में क्या हुआ कि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी और अमेरिकन को समान अधिकारों के लिए आंदोलन हुआ था। ठीक है, वो बहुत भेदभाव उनके साथ होता था कि अगर मान लो कोई यात्रा कहीं कर रहे हैं तो उनको बस में पीछे बैठना पड़ेगा, अगर कोई आदमी बैठना चाहेगा उसके लिए सीट नहीं है तो उनको अपनी सीट से उठना पड़ेगा उसको बैठाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे एक लेडी थी रोज़ा पार्क। ठीक है, ये 1913 से 2005 तक रही हैं, ये एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। ठीक है, तो 1 दिसंबर 1955 को, 55 की ये घटना है, जब दिन भर काम करके वो वापस लौट रही थी, तो बस में उन्हें अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, तो उस दिन से अफ्रीकी और अमेरिकन के बीच असमानता को लेकर विशाल आंदोलन शुरू हो गया, जिसको सिविल राइट्स मूवमेंट या नागरिक अधिकार आंदोलन कहा गया। ठीक है, तो 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने जो नस्ल है, जो रेस जिसको बोलते हैं, और धर्म है और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। ठीक है, मतलब उनका राष्ट्रीय जो मूल है, मूल अधिकार, मूल मतलब अगर मानना है कि वो अफ्रीकी मूल के निवासी हैं तो उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। वो अमेरिकन सिटीजन है तो उनको सेम व्यवहार उनको देख करना ही पड़ेगा उनके साथ। ठीक है, भले उनका कोई धर्म हो, कोई भी रेस हो। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सभी स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे। पहले क्या होता था कि अफ्रीकी जो बच्चे थे, अमेरिकन, अफ्रीकी अमेरिकन जो बच्चे थे, उनके लिए अलग स्कूल में जाना पड़ता था जो केवल उन्हीं के लिए खुले थे। ठीक है, अब इतना होने के बावजूद भी आज अगर देखें तो अफ्रीकी अमेरिकन लोगों की जो है वो भी बहुत गरीब कंडीशन में, ऐसा नहीं है कि उनको
ये नियम बन गया, कानून बन गया, तब भी उनको समानता मिल चुकी है। उसमें भी ऐसा है कि अभी भी उनको असमानता का बर्ताव उनके साथ झेलना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए उनके वो गरीब हैं, तो गरीब हैं तो वो ऐसे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए जो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं वहाँ पर कम सुविधाएं हैं, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं। ठीक है, और निजी स्कूल जहाँ पर अमेरिकी गोरे विद्यार्थी जो जाते हैं, उन क्षेत्रों में क्या है कि वहाँ का स्कूल का स्तर अच्छा है, तो इस तरह से वहाँ पर भी असमानता लोगों के साथ व्यवहार की जाती है, असमानता का व्यवहार लोगों के साथ किया जाता है। ठीक है, अब ये भारत के संविधान के प्रावधान के बारे में बताया कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूलवंश, ये रिलीजन, रेस, कास्ट, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद जो है, मतलब भेदभाव से रोक है, प्रतिषेध किया जाता है। तो सबसे पहला जो है 15(1) जिसको बोलेंगे, तो 15(1) क्या कहता है कि कोई राज्य, ठीक है, इसमें राज्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी आएंगी। ठीक है, तो राज्य क्या है, मतलब कोई भी पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, अब राज्य होता क्या है इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ये राज्य के लिए, कि राज्य ऐसा नहीं करेगा कि मान लो कि केवल मुस्लिम को भर्ती कर रहे हैं या केवल हिंदू को ही नौकरी दे रहे हैं। ठीक है, महिलाओं को ही केवल नौकरी दे रहे हैं या पुरुषों को ही केवल नौकरी दे रहे हैं, या फिर कह दिया कि केवल लखनऊ के ही लोग इलेक्ट होंगे, ऐसा नहीं कर सकते वो। ठीक, और कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग, जन्मस्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेगा। या अब जैसे दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालय में, होटल में, मनोरंजन के सिनेमा हॉल्स में, इन सब में प्रवेश के लिए किसी को रोकेगा नहीं। ठीक है, पूर्णता और पार्शली, ये मतलब कंप्लीटली या पार्शली, जो पब्लिक सरकारी फंड से जो पोषित हैं, ठीक है, या जनता के प्रयोग के लिए जो समर्पित जो कुएं हैं, जो सरकार से द्वारा फंडित हैं, ठीक है, जिनको फंड मिला हुआ है, तालाब हैं, जो घाट है, सड़क है, जो सार्वजनिक समागम के लिए, तो वहाँ पर आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप इस कास्ट से हैं, बिलोंग करते हैं, तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। तो लोकतंत्र की चुनौती की बात कर रहे हैं, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो समानता के अधिकार हैं, ये धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संविधान है, ये एक जीवंत है। जीवंत इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि हर साल, मतलब धीरे धीरे करके जब समाज बदलता है, समाज इवॉल्व होता है, तो उसमें अधिकारों की बातें आती हैं। अब जैसे इस समय धारा 377 आई। ठीक है, LGBTQ लोगों को अधिकार मिला, ट्रांसजेंडर लोगों को भी एक गवर्नमेंट सर्विसेज में एक नया जो उनके फॉर्म थे उसमें एक थर्ड जेंडर का भी एक कॉलम आया कि केवल मेल और फीमेल नहीं, थर्ड जेंडर भी होंगे, उनको भी सर्विसेज के लिए अलाउ किया गया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें इवॉल्व होती हैं और धीरे धीरे करके उसमें बढ़ती जाती हैं। तो अगर हम बोलें कि कोई भी लोकतंत्र पूरी तरह से नहीं, लोकतंत्र के लिए समानता होना बहुत ही ज़रूरी है और उसका एक अनिवार्य, उसकी एक क्वालिटी है। ठीक है, कि समानता होगी तभी आप मानोगे कि सच्चे अर्थों में लोकतंत्र होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो संघर्ष है व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का, ये चलता रहता है। ये एक ग्रोइंग है, इसमें मतलब धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं, लोग अपने मांग के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होते हैं और इनमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसमें कुछ शब्द जिनको डिफाइन करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, सार्वभौमिक वयस्काधिकार, मतलब सभी स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष या उससे अधिक हैं वो वोट देने का अधिकार है उनका। ठीक है, ये लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, मतलब सभी वयस्क जो 18 साल या उससे अधिक आयु के हैं, उनको, नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक और पृष्ठभूमि कोई भी हो। ठीक है, तो ये भी एक है प्रावधान जो
ये करता है कि हमारा हम समान है, हम सभी लोग समान हैं, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि कानून भी कोई भेदभाव नहीं करता है। वो सभी 18 वर्ष से सभी लोगों को ऊपर जो है 18 वर्ष से उनको वोट देने का अधिकार देता है। तो कानून कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। ठीक है। गरिमा गरिमा क्या होता है कि जैसे अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान के योग्य समझना। ठीक है। मतलब जब आप अपने आप को ये व्यवहार करते हैं कि आपके साथ सम्मान से व्यवहार किया जाए, तो आपका भी हक, आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप भी और लोगों के साथ सम्मान से व्यवहार करें। ठीक है। संविधान, ये तो बताया है कि ये दस्तावेज है जिसमें जनता और सरकार के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। ठीक है। और एक चीज़ मैंने पहले ही क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि संविधान क्या है। संविधान, राज्य जो है, तो राज्य होता है वो अपनी इच्छा संविधान में लिखता है, और इस इच्छा को पूरा करने का काम होता है सरकार का। ठीक है। अब नागरिक अधिकार आंदोलन जो अभी हुआ अमेरिका में 19 1950 के अंतिम दशक पर, उसकी बात यहाँ पे की गई है कि नाम अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के नस्ल भेदभाव को समाप्त करने के लिए और समान अधिकार की मांग के लिए जो आंदोलन किया गया था उसको नागरिक अधिकार आंदोलन कहा गया। ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।